सार्थक पहल बदलाव हमसे है में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। और सार्थक पहल के माध्यम से आज हम पढ़ने वाले हैं गुप्त साम्राज्य। इससे पहले भी एक वीडियो हमारा आ चुका है गुप्त साम्राज्य के ऊपर, आज ये दूसरा वीडियो रहेगा। तो जो पिछला वीडियो है उसमें हमने पढ़ा था गुप्त साम्राज्य के जानकारी के स्रोत। तो साहित्यिक स्रोत पढ़े हमने, साहित्यिक स्रोत के साथ अभिलेखीय स्रोत पढ़े। अभिलेखीय स्रोत में समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति पढ़ी हमने, भानुगुप्त का एरन अभिलेख, विल्सन अभिलेख कुमार गुप्त का, भीतरी अभिलेख कुमार गुप्त का। तो अभिलेखीय साक्ष्य और विदेशी यात्रियों के विवरण, विदेशी यात्रियों के विवरण में फायन और वेंसॉन, फायन और वेंसॉन। गुप्त कौन थे इसके विषय में भी थोड़ा सा विवाद हमने पढ़ा। स्पष्ट निर्धारण नहीं है कि वो ब्राह्मण थे या वैश्य थे। हमने इसको तर्कपूर्ण तरीके से पढ़ने की कोशिश की और फिर उसके शासक पढ़े। तो सबसे पहले हमने पढ़ा श्रीगुप्त। श्रीगुप्त 240 से 280 ईस्वी के बीच महाराजा की उपाधि थी इनकी। और महाराजा की उपाधि उस समय सम्राट की नहीं होती थी, किसकी होती थी? सामंत की होती थी। तो ऐसा माना जाता है कि ये सामंत थे। और किसके सामंत थे? कुषाणों के सामंत थे। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कुषाणों के सामंत थे। इन्हें श्रीगुप्त को गुप्त वंश का आदि पुरुष या आदिराज कहा जाता है। इसी प्रकार घटोत्कच 280 से 319 ईस्वी, घटोत्कच। और स्कंदगुप्त के सूपिया अभिलेख और प्रभावती गुप्त के ताम्रपत्र अभिलेख के अनुसार ये जो है घटोत्कच जो है वो गुप्त वंश के संस्थापक थे। लेकिन वास्तविक संस्थापक कौन? चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त प्रथम। 380 ईस्वी में इन्होंने गुप्त वंश की स्थापना की, ये माना जाता है वास्तविक संस्थापक है। और गुप्त संवत चला है 319 ईस्वी में। यहाँ पर भी क्वेश्चन बनता है गुप्त संवत किसने चलाया? तो किसने चलाया? चंद्रगुप्त प्रथम 319 ईस्वी, 1920 ये भी बोला जाता है। महाराजा धीराज की उपाधि थी, अभी तक महाराजा की उपाधि थी। और इन्होंने कौन सी उपाधि धारण की? महाराजा धीराज की उपाधि। साथ ही इसे कारस्कर कहा गया। सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाए। लिच्छवी राजकुमारी, क्या नाम था उनके? कुमार देवी से इन्होंने विवाह किया था। चांदी के सिक्के भी इन्होंने चलाए थे। इसके बाद हमने समुद्रगुप्त के बारे में पढ़ा। विंसेंट स्मिथ ने क्या कहा? खुशी इनको ऑफ इंडिया, अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक बुक है उनकी। उसमें क्या कहा इन्हें? भारत का नेपोलियन, भारत का नेपोलियन का क्वेश्चन दोनों तीनों तरीके से हम याद करेंगे। भारत का नेपोलियन किसे कहा गया है? किसे कहा गया है? समुद्रगुप्त को किसने कहा है? विंसेंट स्मिथ ने कहा है। किस बुक में कहा है? तो अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इनकी उपाधियां देखे तो पराक्रमांक, अप्रतिरथ, व्याघ्र, पराक्रम। 6 प्रकार की मुद्राएं चलाई थी उसमें। सबसे अधिक मुद्राएं कौन सी? गरुड़, सबसे अधिक मुद्राएं गरुड़। इसके अलावा धनुर्धर, परशु, अश्वमेघ, वीणावादन और आंध्र हंता। आज जो हमें पढ़ना है विजय अभियान, समुद्र गुप्त के विजयी अभियान, समुद्रगुप्त के विजयी अभियान। बात यह है कि समुद्रगुप्त को नेपोलियन कहा जाता है। नेपोलियन क्यों कहा गया? नेपोलियन काय के लिए प्रसिद्ध है? फ्रांस के सम्राट थे नेपोलियन। और ये अपने विजयी अभियानों के लिए जाने जाते थे। तो भाई हाँ, विश्व विजय के लिए। तो वैसे ही इन्होंने भी ऐसे कुछ विजयी अभियान किए थे, तो इसलिए उनको नेपोलियन कहा गया। तो विजयी अभियान हमें पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले आर्यावर्त की विजय, आर्यावर्त, आर्यावर्त की विजय, आर्यावर्त की विजय। आर्यावर्त है भारत का दक्षिणी भाग छोड़कर उत्तर है ना, उत्तर का
जो नर्मदा नदी के गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, इनका जो डेल्टाई प्रदेश है वो सब क्या कहलाता है? आर्यावर्त। तो आर्यावर्त की विजय, कितने राज्यों की विजय हुई थी इसमें? 5 है ना? कितने राज्यों की? 5 की। आपने पढ़ा 5? 12 राज्यों की विजय। आर्यावर्त के भी 12 राज्य और दक्षिण के भी, दक्षिणावर्त के भी 12 राज्य, लेकिन अलग अलग चरण में। तो 12 राज्यों की विजय, 12 राज्यों की विजय, आर्यावर्त के 12 राज्यों की विजय। प्रथम चरण में 3, प्रथम चरण में 3 राज्य। क्वेश्चन ये बनता है कि आर्यावर्त के राज्यों को जीता तो उनके साथ क्या व्यवहार किया, दक्षिण के राज्यों को जीता तो उनके साथ क्या व्यवहार किया, जो आठवीं राज्य थे उनको जीता तो उनके साथ क्या व्यवहार किया, सीमावर्ती राज्य मतलब भारत की सीमावर्ती नहीं, मगध के सीमावर्ती राज्यों के साथ में युद्ध किया और उनसे विजय प्राप्त की, तो क्या व्यवहार किया उनके साथ में, और विदेशी राज्य जैसे श्रीलंका, नेपाल, इनके ऊपर यदि विजय प्राप्त की तो इसने उनके साथ में क्या व्यवहार किया। सबके साथ में अलग अलग नीति उसके द्वारा अपनाई गई। ठीक, तो आर्यावर्त में प्रथम चरण में 3, एक है अच्युत, नागसेन और गणपति। नागसेन और गणपति, ये 3 शासक, अच्युत मथुरा के, नागसेन विदिशा के, सॉरी अच्युत जो है अहिंद के, अहिंद विदिशा, और ये मथुरा के शासक। पहले राउंड में ये 3 राज्यों पर इन्होंने विजय प्राप्त की। इसके बाद द्वितीय चरण में 9 राज्य, द्वितीय चरण में 9 राज्य, और इनके साथ नीति क्या लागू की, यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। टोटल 12 राज्य, ये ऐसा बड़ी मुश्किल से क्वेश्चन पूछेगा, प्रथम चरण में कितने राज्य, द्वितीय चरण में कितने, आर्यावर्त के कितने राज्यों पर विजय प्राप्त की, 12। ये याद रखिए, आर्यावर्त के 12 राज्यों पर समुद्रगुप्त ने विजय प्राप्त की। और इसके लिए प्रसभोद्धरण की नीति, प्रसभोद्धरण की नीति, अर्थात इन राज्यों का समूल नाश करके अपने साम्राज्य में मिला लेना, अपने साम्राज्य में मिला लेना, अपने साम्राज्य में मिला लेना। क्लियर? आर्यावर्त के साथ में क्या, प्रसभोद्धरण, उस राजा को समाप्त कर देना, राज परिवार को खत्म कर देना और उसके साम्राज्य को पूरा गुप्त साम्राज्य में, मगध साम्राज्य में मिला लेना, ये नीति उन्होंने अपनाई। क्लियर हो गया? ये आर्यावर्त के कितने राज्य, 12। क्या किया इनके साथ में, समूल नाश करके मगध साम्राज्य में मिला लिया। अब है दक्षिणापथ की विजय, दूसरा है दक्षिणापथ की विजय, दक्षिण के राज्य, दक्षिणापथ की विजय। नहीं, आर्यावर्त में क्या बताया मैंने, 3 और 9, पहले चरण में 3, द्वितीय चरण में 9, टोटल कितने हो गए, 12 राज्यों के साथ क्या किया इसने, प्रसभोद्धरण, अर्थात उनका समूल नाश करके मगध साम्राज्य में 12 राज्यों को मिला। अब दक्षिणापथ की विजय, ये अलग से 12 राज्य, 12 राज्यों पर विजय, ये 12 राज्यों पर विजय, दक्षिणापथ में भी 12 राज्यों पर विजय।
और इनके लिए ग्रहण मोक्षानुग्रह, ग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति सही जोड़ी में आ जाता है कि ये वाली नीति किसके साथ लागू की और ये वाली नीति किसके साथ लागू की। ग्रहण मोक्षानुग्रह, और क्या मतलब होता है ग्रहण मोक्षानुग्रह? अधिकार करना, मतलब उसे हराना और उसे छोड़ देना। ठीक, लिखेंगे इसे। अर्थात विजय के बाद उन्हें उनके राज्य वापस कर दी। क्यों किया होगा ऐसा? क्यों किया होगा ऐसा? अधीन राजा तो बना लिया, लेकिन छोड़ क्यों दिया उनको? क्योंकि उत्तर भारत और दक्षिण भारत में दूरी बहुत अधिक है, वहां डायरेक्ट प्रशासन करना संभव नहीं है। तो आपने अधीनता स्वीकार कर ली, हमारे आदेशों का पालन करते रहना है, क्योंकि उनकी जो शासन की एक विशेषता थी वो थी विकेंद्रीकरण, सत्ता का विकेंद्रीकरण। तो उन्होंने कभी भी बड़े क्षेत्र पर डायरेक्ट शासन न करके अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन किया। क्लियर एकदम ये? और यही नीति, आगे एक सेंटेंस लिखेंगे, यही नीति दक्षिण के राज्यों के लिए आगे चलकर किसने लागू की थी? दक्षिण नीति के लिए कौन प्रसिद्ध है? भारतीय इतिहास के कौन कौन से सम्राट हैं जो दक्षिण की नीति के लिए प्रसिद्ध है? जी, आपने क्या बोला? गौतमीपुत्र शातकर्णी, ये तो दक्षिण के राजा थे, तो उनको दक्षिण के लिए अलग से नीति बनाने की जरूरत नहीं थी। जैसे इन्होंने बताया अलाउद्दीन खिलजी, औरंगजेब और अकबर, ये तीन शासक है जिन्होंने दक्षिण के लिए विशेष प्लान किए थे कि इनके ऊपर कैसे अधिकार किया जाए। जैसे अलाउद्दीन खिलजी, मलिक अंबर, उसका जो सेनापति था मलिक काफूर, उसको उसने दक्षिण के लिए नियुक्त कर दिया था। ठीक, उसी प्रकार औरंगजेब ने जयसिंह है, इनको भेजा था उत्तर भारत से दक्षिण भारत की ओर। उसी प्रकार अकबर ने भी दक्षिण के लिए अलग से नीति प्लान की थी, लेकिन जहां औरंगजेब अपने अधिकार में लेना चाहता था, अकबर ने अपने अधिकार में लिया, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी सोचता था कि नहीं, मुझे पैसा चाहिए, यहां से तो शासन कोई और करे और मुझे सिर्फ पैसा मिलता है। तो यही नीति किसने अपनाई थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। क्लियर एकदम? जो दक्षिण के लिए चंद्रगुप्त द्वितीय ने नीति अपनाई थी ग्रहण मोक्षानुग्रह की, वही नीति आगे चलकर अलाउद्दीन खिलजी ने भी अपनाई थी। क्लियर हो गया? मतलब इसके ऊपर डायरेक्ट शासन नहीं करना था, अधिकार कर लेना है, अपने अधीन कर लेना और फिर उन्हें छोड़ देना। अब तीसरा जो अभियान था उसका, वो था आठवीं राज्यों की पूर्व, आठवीं राज्यों की बात करें, आठवीं राज्यों की विजय। कहां पर है ये आठवीं राज्य? उत्तर प्रदेश नहीं, ये देखो, ये नर्मदा नदी, ये क्या है? नर्मदा नदी। और इसके ऊपर जो आर्यावर्त की बात कर रहे हैं, इसके ऊपर क्या कर रहे हैं हम? आर्यावर्त। अब ये जो मध्य भारत है, ये दक्कन का पठार वाला जो क्षेत्र है, ये तो मैदानी क्षेत्र है इधर, है ना? ये पूर्वी घाट, पश्चिम घाट और इसके बीच में जैसे आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ये दक्षिण के राज्य हो गए। लेकिन ये जो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र वाले पर्वतीय क्षेत्र है, जंगल वाले जो प्रदेश थे,
छत्तीसगढ़ वाला दंडकारण्य की बात करें तो ऐसे प्रदेशों में कुछ जनजातियां थी जो शासन कर रही थी, जनजातियां थी वो शासन कर रही थी, और इनको क्या बोला गया है, आठविक प्रदेश। क्या बोला, बंद हो गया क्या, आठविक प्रदेश। तो तृतीय चरण में लिखेंगे, तृतीय चरण में मध्य प्रदेश के उत्तर में स्थित आठविक राज्यों को विजित किया गया, विजित किया गया। इनके विरुद्ध परिचारी की कृत की नीति अपनाई। परिचारिक मीन्स सेवक, क्या बना लिया इनको, सेवक। सेवक, अब ये क्यों किया होगा ऐसा, जैसे हर चीज में साइंस होता है, राजा महाराजा हर चीज में क्या ढूंढते हैं, युद्ध, राजनीति। क्या ढूंढते हैं, राजनीति। और अभी राजनीति है, पूर्व में क्या था, युद्ध नीति। पहले के राजा महाराजा युद्ध नीति के माध्यम से। तो यहां पर क्या है, परिचारी की कृत, सेवक बना लिया, क्योंकि उत्तर में आर्यावर्त से इनको अपने अधीन कर लिया, दक्षिण के राज्यों को मोक्षानुग्रह कर लिया। तो भाई अब ये इनको कैसे अब अपने वश में रखे, इनको छोड़ तो दिया, लेकिन भगवान भरोसे तो नहीं छोड़ सकते, तो इनको अपना सेवक बना दिया। इनको आज्ञा दे रहे हैं, अरे जी आका बोल रहे हैं, और इनके विरुद्ध वो कार्यवाही करते जा रहे हैं। तो ऐसे तो व्यक्ति होना चाहिए सेवक। क्लियर एकदम। तो कौन सी नीति अपनाई इनके विरुद्ध, परिचारी की कृत की नीति अपनाई, अर्थात इन राज्यों को अपना सेवक बना लिया, इन राज्यों को अपना सेवक बना लिया। चौथा, सीमावर्ती राज्यों की विजय। सीमावर्ती राज्यों की विजय, अंकित इनको क्षमा नहीं, कौन से होंगे सीमावर्ती राज्य, तटीय क्षेत्र, भारत के नहीं, भारत के नहीं, किसके, मगध के सीमावर्ती राज्य जो अड़ोस पड़ोस के थे। उत्तर व पूर्वी सीमा पर स्थित 5 राज्यों को विजित किया। उत्तर व पूर्वी सीमा पर स्थित 5 राज्यों को विजित किया गया। ये राज्य, इनके विरुद्ध सर्व करदान, आज्ञाकरण और प्राणागमन, यह 3 इनके लिए नियम, सर्व कर दान। मतलब ये इन राज्यों के विरुद्ध ऐसी नीति अपनाए कि जो मगध से जो कर लेते थे वो सभी प्रकार के कर इन राज्यों से भी वसूल करते थे। सर्व कर दान, सभी प्रकार के वो कर देते थे। आज्ञाकरण, इनकी आज्ञा का पालन करते थे, और साथ ही प्राणागमन, मतलब उनको क्षमा कर दिया, मतलब किसी प्रकार का दंड दिया क्या नहीं, विजय प्राप्त की। पहले क्या होता था, युद्ध में राजा महाराजाओं को मृत्यु दंड दे दिया जाता था, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ। इनके ऊपर विजय प्राप्त की, और उनके सामने क्या तुम सभी प्रकार के कर दोगे, उन्होंने बोला यस। आप हमारी आज्ञा का पालन करोगे, उन्होंने बोला यस, तो चलो क्षमा कर दे, तो मैं छोड़ दिया। तो ये नीति अपनाई थी उन्होंने सीमावर्ती राज्यों पर। सीमावर्ती राज्य कौन से थे, 5। तो सबसे पहला है ड्वाक।
अर्थात आसाम। आसाम। उसके बाद में समतट, ये एक एक चीज याद रखना। समतट किसे कहते थे? समतट अर्थात बांग्लादेश। बांग्लादेश आज विदेश है, पहले भारत में ही था। समतट। कामरूप। कामरूप ये किसे कहते थे? वर्तमान में आसाम का ही एक प्रांत होता था कामरूप। याद रखना, ये क्वेश्चन भी बनता है। कामरूप मीन्स आसाम। डॉग वो भी असम का एक पार्ट। ठीक। कुर्तपुर। कुर्तपुर हरियाणा का और नेपाल। नेपाल। तो ये सीमावर्ती राज्य, ये 5 राज्यों पर विजय प्राप्त की थी। और इनके ऊपर कौन सी नीति? सर्वकरदान, आज्ञाकारण और प्राणागमन, ये नीति अपनाई थी। और 5 कौन कौन से? एक तो द्वाक, समतट, कामरूप, कर्तपुर और नेपाल। हो गए 5। कर्तपुर हरियाणा में है और नेपाल अलग है। ठीक। ये 5 राज्यों पर विजय प्राप्त की थी। अब विदेशी राज्यों पर विजय। विदेशी राज्यों पर विजय। विदेशी राज्यों पर विजय, इसका तात्पर्य यह है कि कुछ विदेशी शक्तियां उस समय भारत में थी, जैसे शक है, हुन है, कुषाण है। ऐसे जो विदेशी और जो सीमावर्ती राज्यों पर राज्य कर रहे थे, तो इन राज्यों के साथ में उन्होंने कौन सी नीति अपनाई? ठीक। तो विदेशी राज्यों में 5 राज्य। तो यह देवपुत्र, यहां क्वेश्चन बन जाता है। देवपुत्र, पहला नंबर कौन सा? देवपुत्र। किसको कहा जाता है देवपुत्र? धनेश्वरी जी बता। देवपुत्र नहीं, कोई बात नहीं। कुषाण को, बहुत ही बढ़िया। देवपुत्र अर्थात कुषाण। शक, मुरुंड, सिंघल, मतलब श्रीलंका। सिंघल श्रीलंका। और सर्वद्वीप। ये 5 राज्य, देवपुत्र, शक, मुरुंड, सिंघल और सर्वद्वीप को विजय करके उनके लिए आत्मनिवेदन कौन सी नीति अपनाई? आत्मनिवेदन, कन्योपायन, और गुरुत्व मंदक। ये 3 नीतियां, आत्मनिवेदन, कन्योपायन, गुरुत्व मंदक। अर्थात बड़ी शक्ति यदि कोई हमारे ऊपर हमला करे तो हम क्या करेंगे? जैसे एक बच्चा है घने जंगल में और उसके सामने शेर आ गया, वो क्या करेगा? हाँ, क्या करेगा? हाँ जी, उससे किसी से पूछा, जैसे इवने जी से पूछ लिया जाए, इवने जी अच्छे जवाब दे देते हैं कभी कभी कि भाई यदि आपको किसी घने जंगल में ले जाके छोड़ दिया जाए, वहां किसी को आवाज भी आपकी सुनाई न दे और वहां से एकदम सामने शेर आ जाए, तो क्या करोगे? इतना तो मालूम है कि मरना है तो इससे अच्छा है उसका सामना करके मारे। हाँ, नहीं, दूसरा कोई होता तो बोलता अब करना क्या है, जो भी करेगा वो शेर ही करेगा, जो भी करेगा वो शेर ही करेगा। तो ऐसा थे ये राज्य। भाई इनकी स्थिति बहुत छोटी थी
और गुप्त साम्राज्य एकदम विशाल। अब उनकी नजर हमारे ऊपर पड़ी गई है, तो अब हम क्या कर सकते हैं? जो भी करना है उसी को करना है। तो क्या ये निवेदन करते थे उनसे, आत्मनिवेदन, कि साहब कोई रास्ता है क्या बचने का? ऐसा कोई रास्ता है? कुछ बीच का रास्ता निकल सकता है? हम आपके बाहर नहीं है, आप जो बोलोगे वो, नहीं तो फिर कन्योपाय, वैवाहिक संबंध, हमारी कन्या से विवाह कर लो, ये वो आपकी गुलामी करेंगे। या गुरुत मंदक, ये गुरुत मंदक एक नया शब्द है। तो गुरुत मंदक मतलब सेवा में उपस्थित रहना, ये हमेशा सेवा में उपस्थित रहना। तो ये इस तरीके से आत्मनिवेदन, कन्योपाय और गुरुत मंदक। गुरुत मंदक मतलब एक गुरु भाई जैसे होते हैं, भाई जैसे होते हैं, उस तरीके से मैं आपकी सेवा में रहूंगा, इस तरीके से व्यवहार करते थे। तो आत्मनिवेदन, कन्योपायन, गुरुत मंदक, ये 3 नीतियां अपनाई थी। किसके विरुद्ध? विदेशी राज्यों के विरुद्ध। और विदेशी राज्य कौन कौन से थे? कुषाण, शक, मुरुन, सिंहल और सर्वद्वीप, इन राज्यों पर ये शासन करते थे। तो 5 विजय अभियान हमने पढ़े। आर्यावर्त की विजय, पूर्ण रूप से समूल नाश करके उनको मगध साम्राज्य में मिला दिया। दक्षिण के 12 राज्यों पर विजय प्राप्त की, तो ग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति लागू की और उनको विजय प्राप्त करके उनको छोड़ दिया। फिर 8 राज्यों पर विजय, तो इनके विरुद्ध परिचारिक रिगत की नीति अपनाई, अर्थात इन राज्यों को अपना सेवक बना दिया। सीमावर्ती राज्यों की विजय पर सर्व करदान, आज्ञाकरण और प्राणामागमन की नीति अपनाई। और ये 5 राज्य थे, ड्वाक, ये ड्वास लिख दिया, ड्वाक, समतट, कामरूप और केरल। एक और होगा नेपाल, है ना, नेपाल। इसके बाद विदेशी राज्यों पर विजय, इसके लिए जो विदेशी राज्य शक है, कुषाण है, सिंघल द्वीप के लोग हैं, इनके ऊपर जो विजय प्राप्त की, तो उसके लिए आत्मनिवेदन, कन्योपायन और गुरुत मंदक की नीति अपनाई थी। आगे लिखेंगे, 2-4 लाइन और लिखना है। किस धर्म का अनुयायी था ये? हाँ जी, ब्राह्मण धर्म का। गुड, बहुत ही शानदार। लिखेंगे, समुद्रगुप्त ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था, फिर भी उसके समकालीन, उसके, यहां क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसके समकालीन श्रीलंका के शासक मेघवर्मन को, श्रीलंका के शासक मेघवर्मन को गया में बौद्ध विहार बनाने की अनुमति दी थी। बौद्ध विहार बनाने की अनुमति दी थी। क्लियर एकदम? यह 2-3 क्वेश्चन। समुद्रगुप्त का समकालीन श्रीलंका का शासक कौन था? मेघवर्मन। किसने मेघवर्मन को बौद्ध विहार बनाने की अनुमति दी थी? समुद्रगुप्त ने। कहां पर दी थी? गया। क्लियर एकदम? 3-4 क्वेश्चन इसको तैयार कर लेना। विजय अभियान के बाद समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ करवाया था। अश्वमेध यज्ञ करवाया था। अश्वमेध यज्ञ करवाया था। ये क्वेश्चन बनता है एक बड़ा महत्वपूर्ण, वसुबंधु। कौन था वसुबंधु? बौद्ध भिक्षु, है ना, बौद्ध भिक्षु। ये क्वेश्चन बनता है यहाँ पर, ठीक है। तो वसुबंधु बौद्ध भिक्षु था, जिसे समुद्रगुप्त ने शरण दी थी। समुद्रगुप्त ने शरण दी थी।
आगे लिखेंगे समुद्रगुप्त को उसके सिक्कों पर क्या बजाते हुए दिखाया है? वीणा। अकबर क्या बजाता था? नहीं, नगाड़ा बजाता था। और औरंगजेब क्या बजाता था? वीणा। औरंगजेब भी वीणा बजाने का बड़ा शौकीन था, ठीक है। वो ये ललित कलाओं से तो बिल्कुल भी मोह नहीं रखता था, फिर भी वो वीणा बजाने में बहुत निपुण था। तो वैसे ही इनका भी क्या, समुद्रगुप्त को उसके सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। वह इसे कविराज की उपाधि भी दी गई है। तो स्क्रीनशॉट ले लिया करो। अच्छा, अब हम पढ़ेंगे। देखो अभी तक अपन ने 5 सम्राट पढ़े। पहला कौन सा? श्रीगुप्त। 240 से 280। फिर घटोत्कच 280 से 319। चंद्रगुप्त प्रथम 319 से 335। फिर समुद्रगुप्त 335 से 375। अब हम पढ़ेंगे चंद्रगुप्त द्वितीय का काल 380 से 414 ईस्वी के बीच। तो ये 5 साल क्या है? 5 साल क्या है? ये दिक्कत है? मोहित जी, ये 5 बच गए ना यहाँ पे 375 से 380 के बीच में। तो यहाँ एक प्रकरण है और इसे बोलते हैं रामगुप्त प्रकरण। पहले हम इसे समझ लेते हैं, फिर चंद्रगुप्त द्वितीय को समझ लेते हैं कि रामगुप्त कौन था। वैसे चंद्रगुप्त प्रथम और समुद्रगुप्त के बीच में भी एक राजा का विवाद है, वो है कांच। कौन सा राजा है? कांच। उसे हमने नहीं पढ़ा, समझ कांच, क्योंकि ऐसी मुद्राएं मिली है जिसमें कांच नामक किसी शासक का उल्लेख मिलता है, लेकिन ये कहा जाता है कि वो कांच जो है वो समुद्रगुप्त ही था। उसी ने शुरुआत में कांच नाम से मुद्रा चलाई, ये भी मिलता है। अब ये रामगुप्त कौन था? तो ये जो रामगुप्त है, ऐसा बोला जाता है कि समुद्रगुप्त का जो उत्तराधिकारी है वो रामगुप्त था। रामगुप्त कौन था? रामगुप्त। लेकिन उस समय एक शासक था। कौन से शासक? समुद्रगुप्त। ये पिछले साल क्वेश्चन बना था कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने किसको पराजित किया था? शकों को पराजित किया। शकारी की उपाधि धारण की थी। चांदी की व्याघ्र मुद्रा भी उसने जारी की। ये पढ़ा ना अपन ने। तो ये शक शासक जो था उसने क्या किया? रामगुप्त पर आक्रमण करने की धमकी दी और ये डर गया। पहले इसको लिख लेते हैं, फिर और अच्छे समझ लेंगे। गुप्त शासक रामगुप्त का नाम
देवी चंद्रगुप्तम, देवी चंद्रगुप्तम, देवी चंद्रगुप्तम किसने लिखा है देवी चंद्रगुप्तम? हाँ? विशाखदत्त, ठीक। हर्षचरित किसने लिखा है? हर्षचरित बाणभट्ट, बाणभट्ट का हर्षचरित। और काव्य मीमांसा, काव्य मीमांसा आदि ग्रंथों से प्राप्त होता है, आदि ग्रंथों से प्राप्त होता है। किसी अभिलेख में ये जानकारी नहीं मिल रही है, प्रयाग प्रशस्ति में ये नहीं मिल रहा है, विल्सड अभिलेख में नहीं मिल रहा, भानुगुप्त के एरन अभिलेख से नहीं मिल रहा, ये काय में मिल रहा है? साहित्यिक स्रोत, देवी चंद्रगुप्तम, हर्षचरित, काव्य मीमांसा आदि ग्रंथों में इसका उल्लेख प्राप्त होता है। समुद्रगुप्त के पश्चात, समुद्रगुप्त के पश्चात रामगुप्त, रामगुप्त मगध की गद्दी पर बैठा, मगध की गद्दी पर बैठा, किंतु ये कायर शासक था। इसके समय में, इसके समय में शक आक्रमण, शक आक्रमण बढ़ गए थे, बढ़ गए थे, जिससे बचने के लिए, जिससे बचने के लिए इसने अपनी पत्नी ध्रुव देवी को, ध्रुव देवी को शकाधिपति, शकाधिपति मतलब शक सम्राट। अब यहां क्वेश्चन बनता है, कौन था अंतिम शक शासक? कौन था? रुद्र सिंह तृतीय, शकाधिपति रुद्र सिंह तृतीय को सौंपकर राज्य में शांति बहाल की, शांति बहाल की। यहां तक समझ में आया? जो समुद्रगुप्त की मृत्यु के पश्चात रामगुप्त उसका उत्तराधिकारी बना, मगध की गद्दी पर बैठने। लेकिन उस समय क्या हुआ? शकों के आक्रमणों का खतरा निरंतर बढ़ते जा रहा था और रामगुप्त चाहता था कि इनके प्रकार कैसे भी हो युद्ध को टाल दिया जाए, युद्ध को टाल दिया जाए। तो उसको लगा कि हो सकता है कि इनसे वैवाहिक संबंधों को स्थापित किया जाए तो यह घटना टल जाए, युद्ध जैसी परिस्थिति न बने। तो अपनी पत्नी ध्रुव देवी, ध्रुव देवी को ही उसे सौंप दिया। उसे किसे? शकाधिपति रुद्र सिंह तृतीय को। यहां तक तो बात ठीक है, उसने निर्णय ले लिया कि अब भेज देते हैं और वो जाने भी लग गई। लेकिन यहां से स्थिति खराब हो गई क्योंकि अंकित को बहुत बुरा लगा। ये घटना अंकित को बहुत बुरी लगी कि मगध साम्राज्य जहां चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त जैसे विजेताओं का राज्य, और इतने जल्दी हम हथियार डाल दें तो ये होने नहीं देंगे। तो उन्होंने क्या किया, जो चंद्रगुप्त द्वितीय है वो उसी पालकी में बैठ गए जहां जिसमें ध्रुव देवी बैठी। ध्रुव देवी की जगह खुद वो बैठ गए, शकाधिपति के गिरोह में गए और उसकी हत्या कर दी, उसकी हत्या कर दी। काम खत्म उसका, ठीक। और वापस आके क्या करेंगे भैया को? उसको बोला कि तुम तो बड़े कायर हो, तुम्हें मगध पर शासन करने का कोई अधिकार नहीं है। और अपने भाई रामगुप्त की भी हत्या कर दी, ध्रुव देवी से खुद ने विवाह कर लिया और मगध के शासक बने। क्लियर? रामगुप्त प्रकरण। कब से कब तक की घटना?
375 से 380 के बीच। लिखेंगे आगे, परंतु रामगुप्त के छोटे भाई, रामगुप्त के छोटे भाई चंद्रगुप्त द्वितीय को इस बात की भनक लग गई तथा स्त्री के वेश में ध्रुव देवी के स्थान पर शक शिविर में आया और मौका पाकर शकाधिपति, अर्जुन कौन थे शकाधिपति? कौन थे? रुद्र सिंह तृतीय। सोए हो क्या अभी तक? जागो मोहन प्यारे। रुद्र सिंह तृतीय, शकाधिपति रुद्र सिंह तृतीय की हत्या कर दी। ऑनलाइन वाले सही जवाब देते हैं। इसके बाद अपने कायर भाई की हत्या कर दी। अपने कायर भाई की हत्या कर दी। स्वयं मगध की गद्दी पर आसीन हुआ एवं ध्रुव देवी से विवाह कर लिया। ध्रुव देवी से विवाह कर लिया। अब हम बात करेंगे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय, और इसे क्या बोला जाता है? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। विक्रमादित्य, ये विक्रमादित्य एक उज्जैन के स्थानीय राजा थे। 57-58 ईसा पूर्व में किस पर विजय प्राप्त की? शकों पर विजय प्राप्त की थी, और उसके उपलक्ष्य में इन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। तो चंद्रगुप्त शासनकाल 380 से 414 ईस्वी के बीच। 380 से 414 ईस्वी के बीच। अन्य नाम इनके देवगुप्त, अन्य नाम देवगुप्त, देवराज व देवश्री। देवगुप्त, देवराज, देवश्री। उपाधियां यदि देखें इनकी तो विक्रमांक, विक्रमादित्य और परम भागवत। गुप्त शासक ये उपाधियां धारण करते थे। परम भागवत क्वेश्चन बन गया, एक बार बना था कि परम भागवत ऐसी उपाधियां कौन से शासक धारण करते थे? तो कौन से? गुप्त शासक। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में गुप्त साम्राज्य चरमोत्कर्ष पर सबसे अधिक विस्तार, सबसे अधिक प्रगति, सबसे अधिक सुख समृद्धि यदि किसी गुप्त शासक के समय थी तो वो था चंद्रगुप्त द्वितीय। क्योंकि इसके पहले के राजाओं ने जो प्लस किया था
इसमें और प्लस किया। इसके बाद के शासकों ने क्या किया, वहां से कम होना शुरू हो गया। तो ये एकदम चरम स्थिति थी। गुप्त साम्राज्य इसके समय सबसे अधिक विशाल था, सबसे अधिक समृद्ध था, सबसे अधिक शक्तिशाली था। इसका साम्राज्य उत्तर में हिमालय से लेकर, यदि इसके साम्राज्य को देखें तो उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में नर्मदा नदी, उत्तर में हिमालय से नर्मदा नदी तक, और पूर्व में बंगाल से लेकर पश्चिम में गुजरात तक, ये इसकी चौहद्दी थी। बंगाल मतलब बांग्लादेश भी बोलेंगे, गुजरात मतलब पाकिस्तान वाला जो क्षेत्र है, पंजाब प्रांत जिसे कहते हैं, वो सब इसी के अधीन था। समुद्र तक, इधर गुजरात में समुद्र तक, इस समुद्र से लेकर इस समुद्र तक। चंद्रगुप्त द्वितीय ने, ये क्वेश्चन पिछले साल ही बना था और बड़ा दुखद कि हमारी क्लास के बच्चों ने भी इसे गलत किया था, जबकि एज इट इज जैसा अभी पढ़ा रहा हूं वैसा पहले भी पढ़ा था। क्या? चंद्रगुप्त द्वितीय ने, श्याम जी आप अनम्यूट कर लो, म्यूट कर लो, अनम्यूट तो हो, आप म्यूट कर लो। चंद्रगुप्त द्वितीय ने शक शासक रुद्रसिंह तृतीय को पराजित कर व्याघ्र शैली के चांदी के सिक्के चलाए। पिछले साल का 2023 का प्री का पेपर देखा क्या किसी ने? प्री का पेपर देखा है? ये क्वेश्चन आया था, उसमें क्या था? व्याघ्र शैली के सिक्के किस धातु के बने थे, ये क्वेश्चन था। शकों को पराजित करने, हाँ, शकों को पराजित करने के उपलक्ष्य में जो सिक्के चलाए थे वो किस धातु के थे, ये धातु पूछा है ना, तो सही तो लिखा था इसमें, फिर क्यों गलत हो गया? अमरदीप ने भले ही उसका प्री क्वालिफाई हो गया, लेकिन गलत कर क्या आया था? भाई इतना सरल क्वेश्चन यदि नोट्स में से जैसा का वैसा उठाए तो फिर गलत तो नहीं होना चाहिए। क्लियर है क्या? चंद्रगुप्त द्वितीय ने शक शासक रुद्रसिंह तृतीय को पराजित किया, व्याघ्र शैली का चांदी के सिक्के चलाए और शकारी की उपाधि धारण की। जैसे कारस्कर चंद्रगुप्त प्रथम और शकारी चंद्रगुप्त द्वितीय। फिर क्या किया था इसने? अपने साम्राज्य को सुदृढ़ करने के लिए एक तो शकों को पराजित किया था, और फिर एक नरेश थे, वाकाटक नरेश, जो बहुत शक्तिशाली संपन्न थे, तो इन्होंने क्या किया था? अपनी पुत्री प्रभावती गुप्त, उबेर नागा से तो विवाह करेंगे, ये प्रभावती गुप्त का विवाह करेंगे, लिखेंगे पुत्री प्रभावती गुप्त का विवाह, पुत्री प्रभावती गुप्त का विवाह वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय से किया। रुद्रसेन द्वितीय से किया। वो रुद्रसिंह तृतीय और ये कौन? रुद्रसेन द्वितीय, जो रुद्रसेन की मृत्यु के पश्चात शासिका बने। और कहां पर पड़ता है ये? वाकाटक नरेश किधर के थे? हाँ जी विजय मैडम आप बताओ। दक्षिण के थे। दक्षिण में तो बहुत सारे दक्षिण है। ये कहाँ के थे? विदिशा के नहीं थे, वहां तो नाग थे। नाग महाराष्ट्र पूना स्थित ताम्रपत्र पढ़ा अपन ने। पूना कहाँ में आता है? महाराष्ट्र में आता है, और वहीं के तो राजा थे, पुणे के आसपास यानी महाराष्ट्र के शासक थे। क्लियर हो गया? फायान, एक तीसरी घटना, फायान चीनी यात्री।
फायान नामक चीनी यात्री, फायान नामक चीनी यात्री का आगमन। और ये कब आया था? ये अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। 399 ईस्वी में भारत आया। 399 से 414 ईस्वी तक भारत में रहा। 399 से 414 ईस्वी तक। बौद्ध धर्म की जानकारी हेतु भारत में आया था। किस मार्ग से आया था भारत में? स्थल मार्ग से। गया किस मार्ग से? समुद्री मार्ग से। यह स्थल मार्ग से भारत में आया और जल मार्ग ताम्रलिप्ति बंदरगाह से श्रीलंका होते हुए वापस चला गया। श्रीलंका होते हुए गया था। तो स्थल मार्ग से आया और जल मार्ग से वापस चला गया। कौन कौन से बौद्ध स्थलों से की यात्रा की इसने? तो ये भी लिख लेते अपन। ये नालंदा, नालंदा, राजगृह, बोध गया। क्या क्या बताया? नालंदा, राजगृह, बोध गया, वैशाली, वैशाली, श्रावस्ती, कपिलवस्तु की यात्रा की। क्या लिखता है ये अपने उल्लेख में? ये क्वेश्चन बहुत मेंस के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका यात्रा विवरण यदि देखें तो क्या लिखता है ये भारत के बारे में? बहुत चोर डाकू थे, यहाँ पर लुटेरे थे। क्या लिखता है ये? क्या लिखता है कि ब्रह्मदेश, मध्य देश को ब्रह्मदेश कहा उसने। मध्य देश को ब्रह्मदेश कहा। यहाँ की जलवायु कैसी? स्वास्थ्यवर्धक। और मध्य देश मतलब मालवा क्षेत्र। मालवा क्षेत्र की जलवायु को उसने स्वास्थ्यवर्धक कहा था। पहले सुन लो, समझ लो अच्छे से। मध्य देश को क्या बोला उसने? ब्रह्मदेश। मध्य देश को ब्रह्मदेश। ये क्वेश्चन छोटे छोटे बनते हैं कि मध्य देश को ब्रह्मदेश किसने कहा था। उसमें लिखा रहता है मेगास्थनीज, फायान, वैनसॉन्ग, इत्सिंग, और गलत हो जाता है यहाँ पर। तो किसने कहा था? फायान ने कहा था। कैसा बोला था? सुखी संपन्न, जलवायु स्वास्थ्यवर्धक और सुखी संपन्न। मतलब चोरी डकैती ये कुछ नहीं होता, ये बोला था उसने। लिखेंगे सुखी संपन्न। यहां मृत्युदंड नहीं, यहां मृत्युदंड नहीं, केवल आर्थिक दंड। केवल आर्थिक दंड। मृत्युदंड नहीं, केवल आर्थिक दंड। बार बार राजद्रोह के अपराध में, बार बार राजद्रोह के अपराध में कौन सा हाथ काट लेते? दाहिना हाथ काट लिया जाता था। दाहिना हाथ है ना, राइट हैंड। बार बार यदि राजद्रोह मतलब सरकार के विरुद्ध कोई अपराध करे तो फिर उसका एक हाथ काट लेते थे। और कौन सा? दाहिना हाथ काट लिया जाता था। जीव हत्या नहीं की जाती थी। जीव हत्या नहीं की जाती थी। मांस, आगे लिखेंगे अगले सेंटेंस, मांस, मदिरा,
लहसुन, प्याज का सेवन नहीं किया जाता था। अब इस एक क्वेश्चन है, इसका जवाब तो प्रिया को पता है। किस जाति का बहुत ज्यादा वर्णन किया उसने? हाँ? आठविक और नहीं, चांडाल, चांडालों का है ना, लिखेंगे। चांडालों का विस्तृत वर्णन किया जो कि मांस, मदिरा आदि का सेवन करते थे। बहुत सारा कि शहर से दूर, गांव से दूर, गंदी संदी बस्तियों में रहते थे, ऐसा सब कुछ उसके बारे में लिखा हुआ है। क्लियर एकदम? ये क्या पढ़ा अपन ने? फायर, चीनी यात्री फायर, जो 399 में आया था, 414 में गया। थल मार्ग से आया था, स्थल मार्ग से, और जल मार्ग से ताम्रलिप्ति बंदरगाह से श्रीलंका होते हुए वापस चल गया। इसकी एक रचना है फो यू की, फो यू की, फो यू की। एक और लाइन लिखना है इसमें, बाजारों में बूचड़ खाने, ये बता दिया था मैंने बूचड़ खाना क्या होता है। बूचड़ खाने वो मदिरालय नहीं थे, मदिरालय नहीं थे, बूचड़ खाने वो मदिरालय नहीं थे। तो अब बताएं जरा ये इनको इशारा। हाँ, क्रय विक्रय कैसे करते थे ये लोग? बलदेव जी है ना, गुरुवार के दिन आपने क्लास में नहीं आए थे, ऑनलाइन अटेंड की थी, आप गाने सुना रहे थे। नहीं सर, बस में था। बस में थे? यस सर, मोबाइल। तो उसको बंद कर देना था, स्पीकर तो ऑफ कर देना। सर मोबाइल नहीं चल रहा था। अच्छे से, और तो ज्वाइन नहीं होना था, बार बार परेशान हो रहे थे सब लोग। चलो कोई बात नहीं। तो मुझे बताएं जरा, क्रय विक्रय कैसे करते थे ये लोग? हाँ अंकित, सिक्के चलाते थे, है ना? वस्तु विनिमय, और नहीं पता, कौड़ियों से। देखिए आपने कौड़ी, वो सफेद रहती है ऐसे गेहूं जैसी, बड़ी रहती है एकदम सफेद, बीच में दांत दांत जैसे धारियां रहती। किसी ने नहीं देखा होगा तो हमारे पास रखिए, हम कल दिखा देंगे। तो कौड़ियों से क्रय विक्रय करते थे। ये जो सिक्के चलते थे धनी वर्ग के पास में थे, आम लोगों के पास में नहीं थे। आम लोग कैसे लेन देन करते थे? कौड़ियों से। ठीक, तो लिखेंगे कि क्रय विक्रय में कौड़ियों का प्रयोग किया जाता था, या क्रय विक्रय कौड़ियों से करते थे, या कौड़ियों से क्रय विक्रय करते थे, जैसे भी हो लिख सकते। नागवंश की राजकुमारी कुबेर नागा से चंद्रगुप्त द्वितीय ने विवाह किया था। कुबेर नागा, हाँ, नागवंश की राजकुमारी कुबेर नागा से विवाह किया इन्होंने। मेहरौली कहां पर है? मेहरौली, मेहरौली का लोह स्तंभ बड़ा प्रसिद्ध है, वो आज भी है। और अभी 2021 में यह मैं इसे देखने के लिए भी गया था, 2 बार देख चुका हूं इसे। कहां पर है अब बता दो, कहां पर है? विदिशा में तो नहीं है, वहां तो 3 साल रहा हूं। दिल्ली में कहां पर है? दिल्ली में कुतुब मीनार के बगल में, कुतुब मीनार जहां पर है वहीं पर है मेहरौली का लोह स्तंभ। मतलब वो 4वीं शताब्दी में बना हुआ था और आज तक बना हुआ है, और इसके खुली हवा में हवा पानी सब कुछ है, लेकिन उसके बावजूद उसके ऊपर जंग नहीं लगता है। जबकि आज हम लोहे को कहीं लगा, ठीक, रहने दो, खत्म हो गया।
तो मेहरौली का जो लोह स्तंभ है वो आज भी, जैसे अभी हमने ये राडें बाहर छोड़ी है खिड़की में, देखो जंग लग रहा है इसके ऊपर, लेकिन वो खुली हवा में उसके बाजू को जंग नहीं लगता है। तो लिखेंगे मेहरौली से प्राप्त लोह स्तंभ से चंद्र नामक शासकों की जानकारी का उल्लेख मिलता है। इसके काल को कला व साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता है। कला व साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय का सेनापति क्या नाम था? वीरसेन सा। याद रखना बराबर, चारों शासकों के अलग अलग सेनापति सबको पढ़ना है। वीरसेन सा कौन था इसका सेनापति? वीरसेन सा। युद्ध व शांति का मंत्री भी इसे बोला जाता है, वीरसेन सा। ये अपने 9 रत्न के लिए प्रसिद्ध है, इनके भी 9 रत्न थे और इसके लिए हम अलग से वीडियो देंगे आप लोगों को 9 रत्न वाला। तो कल हम पढ़ेंगे कुमारगुप्त और स्कंदगुप्त का शासनकाल। आज हमने समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य को पढ़ा। तो ऐसे ही ढेर सारे वीडियो प्राप्त करने के लिए सार्थक पहल के साथ जुड़े रहें, सार्थक पहल के साथ बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।